आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात आपके साथ में 11वां एपिसोड। आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान गुलबर्गा की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर असगर चुलबुल साहब मौजूद है, जिनकी खिदमत रोज़े रोशन की तरह है। इनकी खिदमत को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। कई अवार्ड लोगों ने उन्हें अवार्डों से नवाजा है। सर, हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपका काफ़ी वक्त मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के साथ गुजरा है। हाल ही में अनवर मानपड़े ने तमाम लीडर को चोर कहा और साथ ही साथ कमरुल इस्लाम साहब को और उनके जितने साथ में रहने वालों को चोर कहा और चंद लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, उसके बाद खामोशी इख्तियार की। अब तक आपका कोई तरदीदी बयान नहीं आया, इसकी वजह क्या है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा नईम साहब कि काफ़ी अच्छा इक़दाम आपने एक मुलाकात के नाम से शुरू किया है और आपकी ये कोशिश रही है कि शहर के कई एक अहम कायदीन हो या समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हो, उनको आप मदऊ कर ये प्रोग्राम चला रहे हैं और साथ ही साथ ये भी आप, मैं समझता हूँ कि तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में क्या हो रहा है और क्या होना बाकी है। तो चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जैसा कि अभी आपने एक सवाल किया कि अनवर मानपड़े जो गुलबर्गा जब आए थे तो एक सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बाइट दिया था। उसमें उन्होंने कमरुल इस्लाम साहब के बारे में और दीगर कांग्रेस के कायदीन के बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप ये कह रहे हैं कि आपने उनकी मजम्मत नहीं की। माजी में मैं वाहिद शख्स हूँ जो अनवर मानपड़े की जो रिपोर्ट 2012 में जब उन्होंने पेश की थी, मंजर आम पर लाई थी, मैंने ही सबसे पहले उस रिपोर्ट का कंडम किया था और बयान भी दिया था। अब हालात बदलते गए और अनवर मानपड़े जी ने ये कहा था कि मैं फिर दोबारा आऊँगा, दोबारा आकर के प्रेस मीट करूँगा, प्रेस मीट करके मैं तमाम सच्चाई को आवाम के सामने रखूँगा। तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था और मैं करूँगा भी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर उन्होंने जो बयान दिया है, फिर हम उसको जो काउंटर करना था उसको मैंने मुनासिब नहीं समझा। ऑफिशियली प्रेस मीट अगर अनवर मानपड़े जी जब करते हैं, उसमें वो कमरुल इस्लाम साहब के नाम को लेकर के कुछ अगर बात कहते हैं तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह प्रेस मीट करके उनका जवाब दूंगा। अब रही दूसरे लीडरों के बारे में, वो दूसरे लीडरों को चाहिए कि वो अनवर मानपड़े का वजाहत करें। जहाँ तक कमरुल इस्लाम साहब का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि कमरुल इस्लाम साहब के ऊपर जो अनवर मानपड़े ने जो चार्जेस लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और तमाम जो निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ये मामला पेश आया और सभी जगह सभी को बूटी खानी पड़ी और कमरुल इस्लाम साहब को क्लीन चिट मिली। यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि कमरुल इस्लाम साहब ने असेंबली में, पूरे असेंबली में ये बात कही थी कि अगर कोई ये साबित कर बताए कि अगर मैंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है या वक्फ बोर्ड की जगह को मैंने हासिल किया है, तो यहीं असेंबली में मुझे आप लोग डिमांड कर सकते हैं, मैं फांसी लेने को तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात
उस वक्त कमरुल इस्लाम साहब ने कही थी, और लॉ मिनिस्टर टीबी जयचंद्रा थे, और उग्रप्पा जी जब एमएलसी थे उस वक्त बहुत काफ़ी हंगामा होता, तो मैं वहाँ बेंगलुरु में था। तो इंशाल्लाह ये बेसलेस बेबुनियाद बातें हैं, और रिपोर्ट में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और ज़्यादा उसमें बुराइयाँ हैं। तो अनवर मानपड़े को ये चाहिए था कि जो अच्छाइयाँ हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करते। उन्होंने जो उनके पीछे जो उनके जो आखाएँ हैं उनको खुश करने के लिए कमरुल इस्लाम साहब का नाम और दीगर नामों को उन्होंने उछाला। उसमें वो लोगों को चाहिए कि वो लोग आगे आकर के अपनी सफाई पेश करें। कमरुल इस्लाम साहब के बारे में मैं कभी भी, वो मेरे कायद रह चुके हैं और मैं उन्हीं को अपना कायद मान करके सियासत में चला हूं और इंशाल्लाह चलूँगा भी। गुलबर्गा में मिली मसाइल को लेकर तमाम लीडर हर वक्त मीटिंग करते हैं, क्या इत्तेहाद इलेक्शन के वक्त भी नज़र आएगा? क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है इन्हीं लीडरों को शहर की आवाम ने एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। देखिए, सियासत में तो ये चीज़ें होती ही हैं और होनी भी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हकीकी मिली रहनुमा आपका कौन है। तो ऐसे जब चीज़ें होंगी ही तो पता चलेगा कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं है। तो गुलबर्गे की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाशऊर है और सियासी शऊर रखने वाली कौम है। जब जब ऐसे मामलात आए, इत्तेहाद का सबूत देने का जो मामला आया, गुलबर्गे में एक मिसाल कायम की है गुलबर्गे की आवाम ने, और इंशाल्लाह आगे भी अभी जो हालात जो बहुत ही नाजुक हैं, जो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इसको कहीं ना कहीं वक्त भी बहुत ज़्यादा है, इसको हल करने की कोशिश की जाएगी। सर, जब आप चेयरमैन थे, हागरगा क्रास हो या टीपू चौक हो, वहाँ पे जो सिग्नल की 3 मरतबा ओपनिंग हो चुकी है, जिनकी 3 मरतबा इफ्तिताह हो चुकी है, जो आज तक बंद है, क्या वो नुमाइश के लिए ही रह गया है? देखिए, सिग्नल की जो इफ्तिताह है एक ही मरतबा हुई। आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है कि 3 मरतबा इसकी ओपनिंग हुई। एक ही मरतबा बैक वक्त एक ही बार तीनों सिग्नल का बटन दबाया गया और मैंने जीडीए से उसको डलवाया था। तो ये ट्रैफिक पुलिस की नाकामी है, और जो सिटी कॉरपोरेशन को जो उनको मदद करनी चाहिए थी ट्रैफिक पुलिस को, उन दोनों ने ताल मटोल कर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी भी सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन आज भी उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो आवाम को ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमने उन्हें क्यों चुन कर भेजा और वो क्या काम कर रहे हैं, इसका भी सख्ती के साथ आवाम को नोट लेने की सख्त ज़रूरत है। फिर सर, सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमपी इलेक्शन में आप पर जानलेवा हमला हुआ, सर इसकी वजह क्या थी और किसने किया था? देखिए, ये तो पूरे चैनल्स में आया, पूरी जगह ये बात फैली, और उस वाक़े को सभी सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको दिखलाया, बतलाया, और मैं नहीं समझता कि अब उसको मज़ीद उसको बयान करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुलबर्गे की आवाम जान चुकी है कि किसने मुझ पर हमला, जानलेवा हमला करवाया और उनके पीछे क्या साजिश थी और उनका क्या मकसद था। ये बात सब पर अब आया हो चुकी है और ये कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी मामला सामने आएगा हम उसको आपके सामने लाएंगे। सर, गुलबर्गा की सियासत, गुलबर्गा शुमार को मुस्लिम एरिया और कांग्रेस
सीट मानी जाती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में जो पहले कायदीन थे, मजबूत कायदीन थे और वो पार्टी को लेकर के बहुत फिक्रमंद रहते थे, लेकिन आज उसका बिल्कुल बरअक्स उल्टा काम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। यहाँ खुद के लिए काम किया जा रहा है, पार्टी के लिए काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है। और जो अहम शख्सियतें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसको अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ताकतवर से मज़ीद ताकतवर होती हुई नज़र आ रही है। सर, इंग्लिश में मास्टर डिग्री कई हासिल आपने कर चुके हैं, इसके अलावा दीगर एग्ज़ाम में भी आप पास कर चुके हैं, तो सुकून की जानिब छोड़कर सियासत में आने की वजह क्या है? देखिए, मेरा मकसद शुरू से सियासत में आने का नहीं था, लेकिन पहले जब बात सियासत की आपने छेड़ी है तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 1989 में 88 में जब एस.के. कांता जी ने एक इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल की थी कि रोज़ा और मोमिनपुर एरिया में बहुत बोकस वोट हैं, ये घर में 30 हैं 40 हैं, जबकि वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तो इलेक्शन कमीशन ने सभी को नोटिस इशू की थी, सभी वोटर्स को नेशनल कॉलेज में उसका सेंटर रखा गया था। तो उस वक्त सबसे पहले पाशापुरे पे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ था वो यहाँ आया हुआ था और घर घर की जाकर के वो पूछताछ कर रहा था कि आपके घर में कितने अपराध हैं, कितने नहीं हैं। तो उस वक्त पहली मुलाकात मेरी जनाब खैसर महमूद मनियार साहब मरहूम और मरहूम अलहाज खमरुल साहब के साथ हुई। मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे हाथ में कुछ बुक थे, तो उस वक्त ज़हीर अहमद खान साहब और अब्दुल समद खान साहब और भी कई लोग वहाँ पर महल्ले में मौजूद थे। तो कन्नड़ा जो पढ़ना है वो शख्स की वो तलाश कर रहे थे, तो पूरे एरिया में कोई कन्नड़ा पढ़ने वाला नहीं मिल रहा था। तो मुझे बुला करके कन्नड़ा पढ़ने के लिए कहा गया। होटल लिस्ट दी गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि होटल लिस्ट वो खाकी कलर की होटल लिस्ट थी, मुझे दिया गया। तो मैंने फर उसको पढ़ दिया कन्नड़ा में। तो खमरुल साहब और खैसर महमूद मनियार साहब ने कहा कि आप स्कूल बाद में जाएं, पहले ये अहम है, फॉर्म का मसला है, आप जो है ना कोई होटल लिस्ट में बहुत बोकस इनके नाम पे कट के जा रहे हैं, आप थोड़ा नाम पढ़ करके आगे हमारे लोगों को आगाह करें कि पीछे ऑफिसर्स आ रहे हैं, आप तैयार रहें कि ये नाम है। तो वहीं से ही मेरी सियासी जो दौर का आगाज़ पहला कदम से कहते हैं वो शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था कि ये चलते चलते इतना आगे तक जाएगा। उसके बाद मेरी एक कोशिश थी कि मैंने एसएलसी मैंने डिस्टिंक्शन पास किया ख्वाजा स्कूल से, फर्स्ट क्लास रैंक, और केएस एग्ज़ाम 2002 में मैंने दिया और बिल्कुल कम करीब था, मैं बिल्कुल कम मार्जिन से, कम मार्क्स से, परसेंटेज से मैं नहीं क्वालिफाई हो सका। और उसके बाद मैंने आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया, सिकंदराबाद हैदराबाद में मेरा सेंटर था। और उस वक्त एल.के. अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ जा कर के मैंने एग्ज़ाम दिया। और फिर मैं ये कोशिश में था कि फिर दोबारा से केएस एग्ज़ाम दूं और असिस्टेंट कमिश्नर बनूं, डिप्टी कमिश्नर बनूं, एक अच्छा मैं सर्विस दे सकूं, मेरे वो उस तरफ मेरा जहन था। लेकिन 2002 के बाद
KPSC के कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए। वो पूरे जो मामला थे 2002 के बाद पूरे कोर्ट कचहरी के जेर नज़र हो गए। उसके बाद बहुत बड़ा गैप आया, तो वहाँ पर मैं नहीं जा सका। फिर लामला अल्लाह को यही मंजूर था कि मैं सियासत में आगे बढ़ूं। तो ख़म इस्लाम साहब के साथ फिर हम कैसर मोहम्मद साहब बनियार साहब मरहूम के साथ मैंने कई साल काम किए ईमानदारी से। फिर ख़म इस्लाम साहब ने जब 2002 में जब उनको जो शिकस्त हुई, उसके बाद वो मुझे और क़रीब अपने साथ रखा। और उसके बाद आपने देखा कि मैंने किस उनके साथ हर वो अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ शाना बशाना रह करके मिली मसाइल को हल करने के लिए, चाहे मिली मसाइल हो या शहर की तरक्याती काम हो, कई एक तंजीमें थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, ऑल इंडिया मिली काउंसिल हो, उनके साथ हर वक्त में तय करके अपनी खिदमत को अंजाम दिया। सर, बहुत सारी खिदमत मरहूम ख़म इस्लाम साहब की रही है। एक सवाल याद आ रहा है, अलहाज ख़म इस्लाम साहब के साथ आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, ऐसा कोई वाक़या जो हमारे नाज़रीन जानना चाहें? नहीं, वाक़यात तो बहुत सारे हैं और मुझे यही रह रहकर वो बात सताती है कि आखिरी जो आयाम थे ख़म इस्लाम साहब के, तो जब वो गुलबर्गे से जब AICC का जब सेक्रेटरी उन्हें केरला का नामजद किया गया, तो काफ़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बावजूद भी वो काम को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीक़े से और तवज्जो से करने की उनमें जुस्तजू थी। एक मैं समझता हूँ जुनून था। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम पहले केरला जाएंगे, केरला जाकर हम वहाँ मीटिंग अटेंड करके फिर हम वहाँ से दिल्ली जाएंगे या बेंगलुरु जाएंगे, हमारी वहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने उस वक्त ही उनसे कहा था कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा आगे टाल दें, पहले हम थोड़ा अस्पताल को बता लें, चेकअप करा लें, उसके बाद हम आराम से जाएंगे। तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, नहीं, हमें कल जाना है, हमें निकलना है, हम निकलेंगे। चुनाचे हम केरला गए। केरला जाने के बाद वहाँ पर जो PCC के जो चीफ थे, उन्होंने एक मीटिंग वहाँ पर बुलाई और वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी लीडर थे उनसे भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद वहाँ तबीयत और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई, तो फ़ौरन वहाँ से हमने फिर बेंगलुरु का फ़्लाइट करके वहाँ पर जो नारायण रुद्रालय हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्हें एडमिट किया। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी वो क्यूर हो जाएंगे, अच्छे होकर आएंगे, लेकिन 2 दिन ठीक रहते, फिर तीसरे दिन में फिर तबीयत ख़राब हो जाती। उसमें बहुत ही मैं उलझन में था, बहुत ही कश्मकश में था। वही यादें, वही उनकी जो बातें हैं आज भी मेरे जहन में रहती हैं। और कई ऐसी बातें हैं जो अक्सर रातों में रो कर वो मेरे सामने सुनाया करते थे। बहुत जज्बाती होते थे, मिली मसाइल को लेकर भी बहुत बातें कर उनके आँखों से आंसू जारी होते थे। यही वजह थी कि बहुत ज़्यादा मेरा उनके साथ लगाव था। लोग ये भी कहते हैं कि दिली लगाव था। मैं तो यही मानता था कि उनका और मेरा, हम दोनों यही मानते थे कि एक रूहानी रिश्ता जिसको कहते हैं, एक रूहानी लगाव उनके और मेरे दरमियान में हुआ करता था। कई लोगों ने, कई पार्टी के कायदीन ने और कई एक जो मुझसे और उनसे हसद करने वाले लोग थे, वो यही चाहते थे कि मेरे में और उनमें तफरीक़ा डालें और किस तरीके से दोनों में फूट डालें, उनको अलहदा करें।
लेकिन हर वक्त हम चौकन्ना रहते और एक दूसरे को हम इतना पहचान चुके थे कि हर गुलबर्गे के आदमी को हम जानते थे कि एक आदमी क्या बात करने वाला है और क्या कर सकता है और क्या करेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और उनको अच्छे तरीके से वाकिफ़ था और हम हर एक वर्कर की, हर एक लीडरों की नस नस से हम उनकी बातों से हम वाकिफ़ थे और हम तैयारी करके रहते थे। सर, गुलबर्गा के साथ साथ मैं मुल्क में भी लूँगा ताकि जहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें भी अब सोच कर समझ कर वोट डालने की ज़रूरत है। सर, मुल्क में मुस्लिम क़ियादत सिमटती जा रही है। सेकुलर पार्टी कहे जाने वाली पार्टी भी मुस्लिम चेहरे को बहुत कम इलेक्शन में सीट देती है। ऐसी हालत में मुस्लिम क़ियादत को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इशू है। हम इसको 1 मिनट 2 मिनट में यहाँ पर इस पर हम बात नहीं कर सकते। जहाँ तक मुस्लिम क़ियादत की जो बात कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले जिन लोगों ने अपने आप को मिल्ली क़ायद के तौर पर, मुसलमानों के लीडर के नाम के तौर पर जो पेश किया, वो मिल्लत इस्लामिया के साथ उन्होंने वफादारी नहीं की। अपनी सियासी पार्टियों की उन्होंने वफादारी की, उनकी चापलूसी की। जब मिल्लत को ज़रूरत महसूस हुई, मिली मसाइल पर जब उन्हें आगे आना था, उन्होंने बजाय मिल्लत को तरजीह देने के अपने सियासी पार्टियों को तरजीह दी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मुस्लिम क़ियादत आज किस दहाने पर मुल्क में जाकर पहुंची है। बिल्कुल सिफर के बराबर हम ये कह सकते हैं कि आज मुस्लिम क़ियादत पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हुई नहीं है। तो ऐसे में अब ये जो सियासी जो साख है, जिसको दानिशवरान मिल्लत और सियासी क़ायदीन को, मुस्लिम सियासी क़ायदीन को संभालना था, वो संभालने से हासिल रहे। अब ये पूरा दारोमदार जो उलमाए इकराम पर है, वो उलमाए इकराम अपनी कोशिशों से इस मिल्ली मसाइल को और मुत्तहिद होने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आवाम को भी चाहिए, उलमाए इकराम को भी चाहिए, जो मिल्ली फ़िक्र रखते हैं और जो इस्लामी नुक्ते नज़र को देखते हुए अपनी बात को रखते हैं, उनको चाहिए कि अब सियासी पार्टियों के मुस्लिम गुलामों को इंतखाबात में ना चुने। मिल्लत के लिए जो आधी रात को जो खड़ा हो सकता है, जो मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है, अहलियत रखता है, उन अशख़ास को आज सियासी मैदान में लाने की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले जो सेकुलर पार्टियों के नाम का दम भरने वाली पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज पूरी आवाम जान चुकी है कि कौन सियासी पार्टी सेकुलर है, कौन नहीं है, और कौन से एमएलए किधर जा कर के अपने आप को बेच करके एक सरकार बनाए, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि जब भी असम्बली इंतखाबात हो, पार्लियामेंट के इंतखाबात हो या फिर कॉर्पोरेशन के जो इंतखाबात हो, सही आदमी की निशानदेही, सही शख्स की निशानदेही, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और ये जो पैसों का जो खेल चला आ रहा है, 500-1000 रुपये दे करके, वोटों को ख़रीद करके जो आवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, वो पहले बंद कराने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हम वोट देते हैं 1500 में लेकर के, 5 साल फिर उसको कोसते हैं और वो भी खुलेआम ये कहता है कि मैंने तो आपको पैसे देकर वोट लिया है, आपको क्या हक बनता है कि मैं आपका काम करूं। तो ये चीज़ें हैं, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुखलिसी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे पक्के और
मुस्तहकम अज़म के साथ अगर आप वोट देते हैं तो यह आपको यह हक़ भी हासिल होता है कि अगर वो मुंतखब नुमाइंदा आपके पास काम करने नहीं आ रहा है, आपके मसाइल को हल नहीं कर रहा है, तो आप उसका आस्तीन, आप उसकी कालर पकड़ कर भी आप खींचने का इख्तियार रख सकते हैं। लेकिन आज वो इख्तियार हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये पैसों का जो खिलवाड़, जो रिश्वत का जो काला बाजार जो हो रहा है, ये मेन अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से हम लीडरों की तंबी नहीं कर सक रहे हैं। लीडरों की आस्तीन कालर हम उसको नहीं पकड़ कर बात कर सकते हैं। यही वजह है कि लीडर आज आवाम से उतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं है, उसे अपने पैसों पर बहुत जाम है। इलेक्शन जब भी आएंगे मैं पैसे फेंकूँगा, वोट खरीदूँगा, फिर MLA बन जाऊँगा, MP बन जाऊँगा, ये एक ट्रेंड बन चुका है। तो ये ट्रेंड को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब यहीं पर देखिए, गुलबर्गे में हमने देखा जब बात निकली तो इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने तो इत्तेहाद दिया। इत्तेहाद आज बताइए, आज इत्तेहाद हमारे दरमियान कहाँ है? हमने आपने क्या सोच करके हमने वोट दिया कि बीजेपी नॉर्थ में नहीं आएगी, बीजेपी अगर आती हो तो बहुत सारे मामला हो जाएंगे, बीजेपी को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए। सामने 3-4 कैंडिडेट हैं, नासिर उस्ताद साहब भी मौजूद थे, वहाज बाबा एडवोकेट भी मौजूद थे, और कई 10-11 मुस्लिम कैंडिडेट भी थे। तो आवाम बहुत बेचैन थी, तजब्जुब के शिकार में थी कि आखिर वोट डालें तो किसको वोट डालें। तो आखिर में मुझे अच्छी तरीके से याद है 2 दिन कबल जुमा थी, जुमा पढ़कर भी लोग फैसला नहीं ले चुके थे कि हम वोट किसको डालें। लेकिन फिर आखिरी 4 बजे के करीब सभी ने मशवरा करके ये लिया कि अगर कोई फाइट अगर दे सकती है इस दौरान तो वो कांग्रेस पार्टी फाइट दे सकती है। तो यही कहकर सभी लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, हमको सीट बचाना है, ये कहकर वोट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग की आवाम ने एक मुस्लिम खातून के तौर पर यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट को जिता करना है। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ की हालत क्या है। इत्तेहाद की बात तो आपने की, लेकिन यहाँ पर इंतशार, जीतने के बाद इंतशार पैदा हो गया। तो जिस तरीके से हमारा जो नुमाइंदे को जो यहाँ पर काम करना चाहिए था, मिली मसाइल को लेकर के काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमने वो उम्मीदों से उन्हें वोट नहीं दिया था। और मुस्लिम साहब के जो इंतकाल हुआ था, लोग बहुत ही रंज व मलाल में थे और उनकी खिदमत को देखते हुए वोट दिया था। और हमें शिकायत भी मैं समझता हूँ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो आज का जो माहौल है, जबकि आप देख रहे हैं कि नासिर उस्ताद साहब आज कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, वहाज बाबा एडवोकेट कहाँ हैं, और इलियास सेठ बागवान कहाँ हैं, और न जाने और कई ऐसी अहम शख्सियतें हैं जो जब मिली मसाइल दरपेश आए, शहर गुलबर्गा हुआ ज़िले गुलबर्गा, उन्होंने अपने आप को आगे आवाम के लिए पेश किया। आज वो भी परेशान है। तो इन हालात में NRC का आपने देखा, ये यही असगर चुलबुल थे, यही नासिर उस्ताद थे, यही जो है ना मारुति मानपाड़े थे, जिन्होंने आगे चल करके हमने अपने आप को पूरा अपनी जानों को हमने हथेली पर लेकर के आवाम के सामने रखा। और NRC के मुखालिफत में हमने अपने आप को किस तरीके से पेश किया, ये सभी चैनलों पर आपने देखा। हमने ये तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी चल जाए या गोली चल जाए, हम ये एहतजाज, ये रैली निकाल कर रहेंगे। ये हमने मुसम्मम इरादा किया और ये अज़्म किया था कि हमको अगर जेल में जाना पड़े तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन हम रैली निकाल कर रहेंगे, चाहे 144 हो या कर्फ्यू हो। तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से रात में हमको हाउस अरेस्ट करने की बात की गई। फिर उसके बाद हमारे साथ वहाज बाबा भी आए और मज़र एडवोकेट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो किस तरीके से वो मामला सेटअप हुआ, तमाम तर हमने पुलिस को जो 144 को जो ब्रेक करने का था, वो हमने पुलिस स्टेशन में जाकर ब्रेक किया।
और जगह जगह जो हमको शऊर बेदारी प्रोग्राम करने थे हमने किए ईमानदारी के साथ। यानी मिल्लत के सामने हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो आजमाइश थी, उस आजमाइश में हमने मिल्लत के सामने अपने आप को रख दिया और मिल्लत ने ये देखा कि वाकई में मिली मसाइल को लेकर के कौन उनका हमदर्द हो सकता है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मैं हूँ या नासिर उस्ताद हैं और भी लीडरान हैं, वो हैं, लेकिन वो मिल्लत जान चुकी है और हमारे दरमियान वालों के नाम पर नहीं थे। बहुत अच्छे लीडर थे, हमने उनके साथ काम किया और बिल्कुल चट्टान की तरह मैं और नासिर उस्ताद, मारुति मानपड़े जी और मदर एडवोकेट साहब, फिर उसके बाद वहाद बाबा एडवोकेट आए और खड़े होकर के हमने एक कामयाब जो तारीखी जो एहतजाज था NRC NPRC के, उसमें हमने कर दिखाया। और फिर उसके बाद अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और दीगर जो SDPI के जो लीडरान थे, पॉपुलर फ्रंट के जो लीडरान थे, उसके अलावा जनता सेकुलर के थे और कांग्रेस के भी कई कायदीन यहाँ मौजूद थे और हमने एक बड़ा जलसे-आम मुनाकिद किया और आपने देखा कि कितने लाखों की तादाद में पूरे जनूबी हिंदुस्तान से यहाँ पर एक तारीखी जो एहतजाजी जलसा था उसको भी हमने मुनाकिद कर दिखलाया। तो इसके बावजूद भी आज भी हमको इम्तिहान देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें तकलीफ़ होती है कि इतना सब करने के बावजूद भी आज हमें फिर भी कई एक ऐसे इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है जो हमें बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होता है। आपने देखा कि हमने किस तरीके से परमिशनों को लिया, किस तरीके से हम वहाँ पुलिस स्टेशन में गए और कई एक मामले में हमने पुलिस के साथ हमारे मुठभेड़ भी अरेस्ट किए, कई एक वहाँ पर मामला आए। तो सब जब ये सब मामला जब सेटअप किया और पूरा मामला साफ हो गया, तो जो कुछ साख्ता लीडर थे, नामनहाद लीडरान थे, वो किस तरीके से आकर के हमारे साथ जुड़ गए, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमने अपने आप को तलाक़ सलासा हो या NRC हो, NPR हो, गाँव कशी बिल हो, हमने आवाम के मसाइल को लेकर के अपने आप को आवाम के सामने रखा और आवाम से यही गुजारिश की कि आप जिस तरीके से आपकी जो राय है, आप जो चाहते हैं, हम सब मिल कर के हमको काम करने की हम कोशिश करेंगे। आप हमको मौका फराहम करें। तो यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में एक इतने मसाइल होने के बावजूद भी हम नासिर उस्ताद और कई एक बार एडवोकेट वहाद बाबा भी साथ में रहे। शहर में कई एक हमने काम किए हैं और इंशाअल्लाह करेंगे और लोगों को ये महसूस होने नहीं दिया कि क़मरुल इस्लाम साहब का जो इंतकाल हो गया है उसके बाद क्या होगा। ये आवाम बहुत ही बेचैन थी, परेशान थी, आखिर हमारी रहनुमाई कौन करेगा। तो हमने नासिर उस्ताद ने और दीगर कायदीन ने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह NRC का जो रैली थी, एहतजाज था, तलाक़ का मसला था, जो भी जब मिल्लत ने ये महसूस किया कि एहतजाज होना चाहिए, ये प्रोग्राम करना चाहिए, हम उसमें हमने इम्तिहान दिया और हम खरे उतरे। सर, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जब तक क़मरुल इस्लाम साहब मरहूम दुनिया में रहे, आप कांग्रेस के चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। इनके इंतकाल के बाद आप कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं या दूर कर दिए गए हैं? देखिए, यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी का तो आप देख रहे हैं कि जो कायदीन, जो मैंने शुरू में ही आपके सवाल का जवाब दिया कि आज की जो कांग्रेस पार्टी में जो काम करने का जो तरीक़ाकार है, उस वक्त हम जब काम करते थे, मैं
1998 में कमर इस्लाम साहब के साथ जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो मैं वार्ड का जनरल सेक्रेटरी, वार्ड प्रेसिडेंट, ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट ब्लॉक, और फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का स्पोक पर्सन है, तर्जुमान के हैसियत से काम कर दिन रात कमर इस्लाम साहब और हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत से मजबूत किया। आप देखिए, इससे पहले उठा कर देखिए कांग्रेस की क्या हालत थी ना, शहर में 3-4 हज़ार 2,000 वोटें थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कांग्रेस को कोई लाइक नहीं करती थी। लेकिन कमर इस्लाम साहब और उनकी टीम जब कांग्रेस पार्टी में जब शामिल हो गई तो कांग्रेस की काया पलट गई, और कांग्रेस की, मैं यूँ कह सकता हूँ, कांग्रेस की किस्मत चमक गई। और आप कॉर्पोरेशन में देखा, कई जगह अतराफ में भी पूरे एमएलए चुन करके आए, तो गोया हम ये कह सकते हैं कि पूरे मिल्लत इस्लामिया ने कमर इस्लाम साहब और उनकी टीम को, हम सबको, हम पर एतमाद करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा अक़लियतों के साथ, वो आप सब भी देख रहे हैं क्या हाल है। आज कई एक ऐसे सीनियर लीडरान हैं जो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं, कल भी मैंने देखा कि हम आज कौन सी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज हमें भी पता नहीं कि हम पार्टी में हैं या नहीं। तो हमारा हाल भी वही हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ कि लीडरान को यहाँ की अब हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रही। वो ये चाह रहे हैं कि जब भी ऐसे मामला पेश आएंगे तो उस वक्त बात करेंगे और मामला हल कर लेंगे। इस बात को भी आवाम को आज समझने की ज़रूरत है कि कौन सी सियासी पार्टी उनके लिए बेहतर है, और कौन सी सियासी पार्टी जो अपने मिली जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनको किस तरीके से खदेड़ कर पीछे ला रही है और उनको ख़त्म करने की जो साजिश कर रही है, इस पर भी आवाम को आज गहरी नज़र रखते हुए, उन साजिशों को नाकाम करते हुए, उन कायदीन को, उनको सियासत से सुबुकदोश करने के लिए मजबूर कराना होगा, और उनको ये समझाना पड़ेगा, उनको ये दिखलाना पड़ेगा, उनको ये सबक देना होगा, दिखलाना पड़ेगा कि अगर आप मुस्लिम कायदीन के साथ मजाक करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये भी आवाम को आज बहुत ही अहम फैसला लेने की ज़रूरत है। मुझे कई लोगों ने, आज मैं कई लोगों के साथ मशवरा कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आप इतने साल रहे, इतना काम किया, इतना मजबूती के साथ आप डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कमर इस्लाम साहब के साथ रहे, खरगे साहब के साथ रहे, इसके बावजूद भी आज आपको कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है, आप वहाँ क्यों हैं? तो सभी लोगों ने कहा कि आप वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम आने वाले वक्त में अगर ये लोग इस तरीके का मामला मुस्लिम कायदीन के साथ कर रहे हैं तो हम इनको ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि पूरे अतराफ व अकनाफ में हम अच्छा सबक हम कांग्रेस पार्टी को सिखाएंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, दानिशवरान मिल्लत, उलमा इकराम के ये अल्फाज हैं। अब वो लोग भी जान चुके हैं कि सियासी खिलवाड़ यहाँ गुलबर्गे में क्या चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इत्मीनान हो गया कि अब गुलबर्गे की एक नई सियासत इंशाअल्लाह बहुत यहाँ से निकल करके आएगी। सर, किसी पार्टी की जानिब से शमूलियत के लिए दावत मिली तो क्या किसी पार्टी को, आप किस पार्टी को तरजीह देंगे? नहीं, देखिए, ये तो सियासत में एक उसका एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जब कभी भी कोई सियासी पार्टी में किसी को नज़रअंदाज किया जाता है, या कोई जो बड़े जो कायदीन होते हैं और छोटे कायदीन को नापसंद करते हैं, या उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो वो एक साजिश कर करके उन्हें दरकिनार करने की, दूर करके पार्टी छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर गुलबर्गे में भी वो काम हो रहा है। तो ऐसे में अब मैं भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, और मैं उसमें से निकल करके फिर से जो पहले 3 साल पहले जो मैं एक एक्टिव होकर के जो काम करता था ऑर्गेनाइजेशन का, मिलत के लिए, पब्लिक अवामी मसाइल को लेकर के जो काम करता था, उस नमूने का काम फिर से करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह देखेंगे
कौन से सियासी पार्टी हमारे सामने बेहतर रहेगी, हमारे हक़ में अच्छी रहेगी, उस पर मशवरा चल रहा है। इंशाअल्लाह जब पूरा मशवरा मुकम्मल हो जाएगी तो मैं अपना फ़ैसला आवाम के सामने लेकर आऊँ। सर, आवाम में बहुत बेचैनी भी है, आए दिन सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। आपको कई अभी आप सोच रहे हैं कि पार्टी में भी जाने का इरादा कर रहे हैं, कभी MIM का ले रहे हैं तो कभी GDS का ले रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन आखिर जानना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको MIM में शुमियत लेना है या GDS में लेना है, ये अवाम में ये काफ़ी सारी बातें इसकी डिस्कस भी चल रही है। देखिए, सियासत में जब कोई शख्स रहता है तो उसके साथ ये मामले पेश आते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका जो सोशल मीडिया चैनल है, उनको भी खबरें बनानी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, और आवाम की जो सवालात हैं, आवाम में जो बेचैनी है, उसको लेकर के उन्हें क़ियास के तौर पर उन्हें न्यूज़ देनी होती है। तो यही मामले यहाँ पर चल रहे हैं, और जो चीज़ें जो सियासी जो उथल पुथल हो रही है, आप गुलबर्गा में देख रहे हैं, उसको देखते हुए देखेंगे क्या बेहतर हो सकता है, हम उस पर बात करें। सर, आपकी एक कांग्रेस पार्टी छोड़ जाने से कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान तो नहीं होगा। आपके कांग्रेस पार्टी छोड़ जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा, ऐसे ही आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि क़मर इस्लाम साहब का और हमारा ये नज़रिया रहा है, हमारी ये सोच रही है, हम किसी सियासी पार्टियों के मोहताज नहीं हैं। आप ये नोट करके रखें, हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला के फजल से क़मर इस्लाम साहब को और हमको अल्लाह सुब्हान ताला ने कई एक सलाहियतें दी हैं, जिसके ज़रिए हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर सकते हैं। नए जो पॉलिसीज़ हैं, हम उनको क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमको मिल्लत के तय, अपनी कम्युनिटी के तय, अपनी कौम व मिल्लत इस्लामिया के तय वफादारी आपको दिखलानी होगी। बाद में सियासी पार्टियां आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पहले आप मिल्लत इस्लामिया के साथ जुड़ कर रहे हैं, उसके बाद सियासी वफादारी पर तरजीह दें। सर, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्गे में पैदा हुआ, और मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम रहे, जो पहले जो इनकम टैक्स ऑफिस था उसको चुंगी इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता था, उसमें वो मुलाजिम रहे। और मेरे जुमला 7 बहनें हैं और 6 भाई हैं, और पाशापुरे में जहाँ मेरा आबाई घर है, वहीं से मैं वहाँ के तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग अशख़ास थे, नौजवान थे, उन्हीं के दरमियान मैं बड़ा हुआ, और उन्हीं की सरपरस्ती में मैंने सियासत सीखी और आगे बढ़ता गया। मैं पाशापुरा महल्ला हुसैन आलम को जब तक मैं हयात में हूँ नहीं भूलूँगा। ख़ासकर मेरे उस वक्त के जो साथी थे, जो सियासी, जो मैं अभी मैदान में क़दम रखा था, अभी मेरे क़दम उतने पायदार नहीं थे। अब मैं जब डगमगाते यानी रेंगते जब सियासत में चल रहा था, तो उस वक्त हमारे महल्ले के जो अहम बुज़ुर्ग हज़रात थे, जिनमें काबिल ज़िक्र मरहूम मोहम्मद शफीउद्दीन साहब हरसोई और मिर्ज़ा नसीर बेग साहब, मिर्ज़ा हसन बेग साहब, मेरे चाचा अब्दुल सलीम चुलबुल साहब, इब्राहिम चांदा साहब, अब्दुल गफ़ूर चांदा साहब और अहमद अली साहब मरहूम के अलावा ये ऐसी एक मज़बूत टीम थी, अब्दुल अलीम चांदा साहब मरहूम, जो मुझे दिल से चाहते थे, और मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता तो वो सामने आ कर के उसकी मजम्मत करते और उसको डरा कर
اس کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ ہمارے محلے کا نوجوان بچہ ہے، ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے محلے کے بہت ہی اہم شخصیتوں میں ہمارے گرنے والے سیٹ جس کو سراج صاحب کہتے ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو یہ تمام لوگوں نے میرا بہت ہی بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دیا۔ میں ان کے ناموں کو خورشید علی تحصیلدار صاحب، مرزا لیاقت بیگ صاحب، اور یہ ایسے نامے ہیں، اور میرے ساتھ میرے بہنوئی عبدالعزیز صاحب، سید رکن الدین پاشا، عبداللطیف، عبدالقدیر، یہ سب اس وقت میرے ساتھ رہ کر کے مجھے آگے بڑھنے میں میری بہت مدد کی۔ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے جو انتقال کر گئے ہیں، جو مرحومین ہیں، ان کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں موجود ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر وقت میرا ساتھ دیا، اور آج بھی وہ حضرات میرا ساتھ دے رہے ہیں، میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ سر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتا ہے تو قمر السلام صاحب کے حیات میں سیرت کمیٹی کو ایک ہی سیرت کمیٹی تھی، اب یہاں پر 2 سیرت کمیٹی ہے، تو یہ سیرت کمیٹی الگ، یہ دونوں کمیٹی یعنی ایک ان کی حیات میں ایک کمیٹی تھی، ان کے انتقال کے بعد 2 سیرت کمیٹی بنی ہے۔ سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو پورے گلبرگہ کی عوام دیکھ چکی ہے کہ میرے اور جو موجودہ ایم ایل اے ہیں نارتھ کے، ان کے درمیان اختلاف، نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور میرے اندر جو جذبات ہے، میرے اندر جو اصول ہے، میرے اندر جو ملی جو تشخص جسے کہتے ہیں، ملی جو جذبہ ہے، وہ قمر السلام صاحب سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ میں انہی کی سوچ کو لے کر کے سیرت کمیٹی میں مجھے انہوں نے رکھا، اور وہی نقطۂ نظر سے میں کام کر رہا ہوں۔ میں دکھلاوے کے لیے، چاپلوسی کے لیے، یا اس کو سیاسی طور پر اس سیرت کمیٹی کو استعمال کرنے کی سخت مخالفت ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کی ہم نے سختی کے ساتھ مذمت کی، اور گلبرگہ کے عوام نے دیکھا کہ جب قمر السلام صاحب کا انتقال ہو گیا تو سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب پرچم کون لہرائے گا، جلوس کو کون مسلم چوک سے روانہ کیا کرے گا۔ تو میں نے ہی پہل کر کے تقدس مآب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی قبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ عبدالناصر صاحب کا نام میں نے آگے لایا، اور ان سے گزارش کی کہ آپ جو 39واں جو جلوس ہے آپ آئیں اور اس کی قیادت کریں، سرپرستی کریں، اور مسلم چوک سے آپ سبز ہلالی پرچم کو لہرا کر جلوس کو روانہ کریں، جس میں عبدالرحیم مرچی صاحب، ہمارے اعظم علی، افتخار، واحد علی، فاتح خانی، مشتاق صاحب، محمود صاحب، انجینئر، ہماری سبھی جو بھی ہماری ٹیم تھی، وہ سب ہم نے مل کر کے اس کو کامیاب کیا۔ جب 40واں جلوس آیا تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی ایمانداری کے ساتھ، قمر السلام صاحب کی جو خواہش تھی کہ 40واں جلوس ایک تاریخی جلوس ہونا چاہیے، تو ان کی جو خواہش تھی، ان کے نام پر آج روٹی کھانے والے، ان کے نام پر آج ایم ایل اے بننے والے وہ کام نہیں کر سکے، لیکن میں بحیثیت ایک سچا دوست اور سچا ہمدرد اور ان کا ساتھی ہونے کے ناطے میں نے اور ہماری پوری ٹیم نے سیرت کمیٹی کی، ان کے خواب کو ہم نے شرمندہ تعبیر کر کر دکھلایا، اور آپ نے دیکھا کہ 40واں جلوس کتنا شان و شوکت اور کتنا شاندار اور کتنا عظیم جلوس ہم نے مسلم چوک سے نکالا، اور سبھی آپ لوگ اس کے عینی شاہدین ہیں۔ گلبرگہ میں نشے کی حالت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان نشہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ غنڈہ گردی، اور اسی میں کالج کے اور اسکول کے بچے بھی شامل ہیں۔ سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہی تو بہت بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ جس طریقے سے آج جو نوجوان جو اپنا راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں،
ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہم کو بنانے کی ضرورت ہے جس میں تمام سیاسی قائدین موجود ہوں. اگر ایک اچھے قائدین اس میں اچھے جو ملی فکر رکھنے والے لوگ اگر جڑ جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج جو یہ ڈرگس کا اور جو نشے کے جو آپ چیزیں جو بتلا رہے ہیں اور جو بہت طول پکڑ چکی ہیں بہت زیادہ نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم آگے اس پر غور و فکر کر کے سب بھی مل کر بات کر اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. سر لو جہاد کا کیا کہیں گے آپ؟ لو جہاد کا جو دیکھیے لو جہاد کا جو معاملہ ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو RSS اور BJP کے لوگ ہیں یہ بیوقوف ہیں اور نہ تو انہیں لو کے بارے میں اس کی جو ہے نا ڈیفینیشن معلوم ہے نہ جہاد کا ڈیفینیشن معلوم ہے. جہاد میں لو کیسے کیا جاتا ہے یہ بیوقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لو الگ ہے جہاد الگ ہے. جہاد اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے. وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا جب بادشاہوں نے حکمرانوں نے اپنی وراثت کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی بادشاہت کے لیے خون خرابہ شروع کیا اور لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنا شروع کیا اور اسلام کو جب نقصان پہنچانے کی اذیتی پہنچانے کی کوشش کی اور جب جو معاملات اسلام کے سامنے پیش آئے تو اس وقت جہاد کیا گیا اور اس کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بیوقوف لوگ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہمارے بھارت دیش کے عوام ہے اس کو کرنے کے لیے لو کو اور کو جہاد کو جوڑ دیا. جبکہ جہاد کسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑے اس کو جہاد کہتے ہیں. لو کوئی عورت کے پیار میں اور عورت کے چکر میں کوئی جہاد کر سکتا ہے تو یہ لفظ جہاد کی ان لوگوں نے توہین کی ہے. مذمت میں اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں اور اس نمونے کے جو واحیات اور بےہودہ اور من گھڑت باتوں کو لا کر کے جو عوام کو جو گمراہ کر رہے ہیں ہم اس پر بھی نظر رکھ کر کے ان سازشوں کو آج ناکام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب حقیقی اور سچے اور ملی ہمدرد رکھنے والے جو اشخاص ہیں ان کو اگر جب تک اب آگے نہیں لائیں گے تو ایسے فتنے اور نئے جو سازشیں وہ آتے رہیں گی اور اس میں تیزی آتی جائے گی. سر 25 فروری کو گلبرگہ میں شہر میں آپ کے بینرز GDS کے ساتھ کمار سوامی صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. آنے والی 17 تاریخ کو کمار سوامی صاحب شہر گلبرگہ میں تشریف لا رہے ہیں. کیا آپ اس وقت پارٹی کو جوائن کریں گے؟ دیکھیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے کے سوال میں جواب دیا کہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی مجھے اور دیگر مسلم قائدین کو نظر انداز کر رہی ہے ہم اس پر زیادہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس پر بولنا بھی نہیں چاہتے. تو اس دوران جو سیاسی پارٹی ہے جنتا دل کی جو قائدین ہیں وہ اور وزیر اعلیٰ کمار سوامی سے ہماری ملاقات ہوئی اور الحمدللہ کافی اچھے ماحول میں 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوئی. میں نے اس کی تفصیل ایک سوشل میڈیا پر میں نے اس کو بتلائی ہے, شاید آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے. تو اس وقت 25 تاریخ کو جب گلبرگہ آئے تھے تو جوائن کرنے کا معاملہ جب پیش آیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے اور وقت چاہیے اور میں دیگر حضرات کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں ابھی 17 تاریخ کو بھی آ رہے ہیں کمار سوامی جی, جب تک ہم کوئی فیصلہ لیں گے. تو ابھی یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 17 تاریخ کو لے کر کے لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جوائن ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے, جو آپ نے سوال پوچھا. تو انشاءاللہ دیکھیں گے, سب سے مشاورت ہو رہی ہے اور کیا نتیجہ نکل کر
आता है हमारे सामने, इंशाल्लाह उसको हम आपके सामने सर ज्वाइनिंग की बात आप किए हैं तो कंफर्म होने के बाद ही बैनर पे फोटो लगा दी जाती है, ऐसा तो नहीं कि अभी कंफ्यूज में रखकर मैं फैसला ही नहीं लिया मेरी फोटो बैनर पे क्यों लगा दी गई? नहीं, मुझे ये तो डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका नहीं- बैनर ही डिक्लेयर कर दिया गया, आप जेडीएस में ज्वाइन हो गए। आखिर में मैं जो वॉइस ऑफ गुलबर्गा के जो चीफ एडिटर हैं, हमारे नौजवान उभरते हुए दोस्त, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया। मैं चाह रहा था कि और इनके साथ सवाल के जवाब उनके साथ दूँ, उनके साथ और यहाँ बैठूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम मेरे सामने आए जिससे मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह फिर कभी जब नईम साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और बिल्कुल वक्त तय कर आऊँगा। आप जितने चाहे सवालात आप मुझसे पूछें या फिर आप इस प्रोग्राम को लाइव करें, जो वहाँ पर जो व्यूवर्स की जानिब से या आवाम की जानिब से जो भी सवालात आएंगे मैं उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आवाम को, गुलबर्गे की और डिस्ट्रिक्ट की आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही होशमंदी के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ अपने आप को एक ज़िम्मेदार की हैसियत से समझते हुए आने वाले जो भी इंतखाबात हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, असम्बली हो या पार्लियामेंट में, अब माजी में जो हो गया वो हो गया। अब ऐसी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। आप जो मिल्लत के लिए जो फ़ायदेमंद है, हकीकी मानों में मिल्लत का जो सच्चा हमदर्द है, उसको प्रमोट कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको आगे लाने की आप पूरी कोशिश करें। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कौन हैं, कौन लोग हैं और कौन लोग आपके मसाइल में साथ रहे। आप उन पर भी आप गौर करें। ये ना देखें कि हमारी रोड नाली कौन बना रहा है, हमारा पानी कौन ला रहा है। ये तो जब तक दुनिया रहेगी रोड नाली का जो पानी का मसला वो चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, हमने कभी भी गुलबर्गे में, चाहे हम मुस्लिम हो, हम सब ने मिल करके, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, सभी लोगों ने रोड नाली और पानी के नाम पर कभी भी सड़क पर वोट नहीं दिया। मिली मसाइल को असम्बली में, पार्लियामेंट में कौन उठा सकता है, कौन पार्लियामेंट में, असम्बली में बोल सकता है, कौन हमारे मसाइल को असम्बली में उठा सकता है, कौन हमारी मिल्लत की रहनुमाई कर सकता है, आप उसको देखते हुए आगे का फैसला लें। और मुझे उम्मीद है कि माजी में जो कुछ भी हमारे से जो मामले गलतियां सरसद हुए हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और आवाम भी उसको अब समझ चुकी है। और हमेशा की तरह एक मैं समझता हूँ कि अब नई जो नस्ल जो सियासत में दाखिल हो चुकी है, एक नस्ल ख़त्म हो चुकी है, दूसरी नस्ल अब नौजवानों की सियासत में कदम रख चुकी है। वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए और बहुत ही समझदार लोग अब सियासत में आ चुके हैं। तो उन सब को पहचान करके अपने जो एमएलए है, एमपी है, कारपोरेटर है, उसको आप चुनने की कोशिश करें, ताकि मुस्तकबिल में और कई ऐसे फितरे आने वाले हैं और कई ऐसे फ़िरका परस्त ताकतों और बीजेपी की जानिब से मसले उठने वाले हैं, उठाए जाने वाले, जिसको हमने कभी ना सोचा था, ना हमने कभी अंदाज़ा किया था। तो इसीलिए हमें अभी से ही वो प्लेटफार्म को, उस तैयारी को, उस मिली रहनुमाओं को, चाहे एक हो दो हो, आपको तैयार कर रखना होगा। आपको अगर चुनने में
सेलेक्ट करने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं नाचिज़ आपको ये एक मशवरा दे सकता हूँ कि आप उसको नंबर 1, 2, 3 पर अगर प्रेफरेंस देकर अगर रखते हैं तो आवाम को फ़ैसला लेने में बहुत आसानी होगी, और आप भी ये सीना ठोक कर आप आवाम के सामने ये बोल दीजिए, आप हजरत भी आवाम, आप खुद आवाम हैं, ये कह दीजिए कि हाँ ये लोग 1, 2 ये लोग हमारे मिली जो रहनुमा हैं, मिली हमदर्दी रखने वाले अशख़ास हैं, इनको हमको आगे लाना है, तो तभी माहौल बनते जाएगा। और उसके बाद ये जो ढोंगी मफाद परस्त और इक़्तिदार की हासिल करने के लिए और पीछे के दरवाजे से आगे के दरवाजे से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवाम को आगे चलकर धोखा देते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं, ये धंधे, ये कारोबार बंद हो जाएंगे, तो तभी एक माशरे में, समाज में एक बड़ा परिवर्तन जिसे हम कहते हैं तब्दीली आ सकती है। वरना अगर हम यूं ही जैसा चल रहा है मामला अगर चले उस पर हम छोड़ देंगे, तो याद रखिए आने वाली नस्लें हमें और आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। शुक्रिया।